ये जो सेशन है दिस इज़ रिलेटेड टू जो अभी जेई मेंस का नोटिफिकेशन आया, इट इज़ रिलेटेड टू दैट कि आपका क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए और किस तरीके से इस टाइम पे तैयारी करनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे अब आपके प्री बोर्ड्स अभी चल रहे हैं और प्री बोर्ड्स के साथ में है कि मतलब ऑब्वियसली प्री बोर्ड्स जैसे ही होते हैं तो आपके दिमाग में बोर्ड्स वाली बात भी आने लग जाती है। जैसे जेई मेन की नोटिफिकेशन में कि उन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 4 बार ऐसा किया है। तो ऑब्वियसली जैसा उनके नोटिफिकेशन में था भी कि उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये बोला कि डिफरेंट स्टेट्स के बोर्ड्स हैं, जैसे यूपी बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, बिहार बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, इनके सब के पेपर्स एक साथ नहीं होते हैं, वो डिफरेंट डेट्स में होते हैं। तो जिन बच्चों को जो डेट सूट करेंगी तो वो बच्चे उन डेट्स में दे देंगे। तो एक तो मतलब उनका पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट उनका था कि इससे क्या होगा, जैसे बच्चे पहली बार देते हैं तो उन्हें जस्ट एक आइडिया लगेगा कि हाँ ऐसे करना है। उनकी गाइडेंस एक अलग गाइडेंस है। आप ये मानिए कि जो गवर्नमेंट की बहुत सी बातें होती हैं कि ये हमने इसलिए किया कि बच्चों को ये सहूलियत हो जाए, बच्चों को वो सहूलियत हो जाए। वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो सहूलियत वाली बातें हैं, वो आप ये माने कि वो किस चीज़ के लिए होती हैं। वो होती हैं कि जो उस लाइन में सबसे पीछे लगे हुए लोग हैं उन लोगों को भी कंफर्टेबिलिटी का एहसास हो, इसलिए होता है। वो सारी की सारी गाइडेंस इसलिए नहीं होती कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो वो बच्चे जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, वो गाइडेंस रियली उनके लिए होती हो, ऐसा नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से क्या करना कि 4 अटेम्प्ट्स उन्होंने दिए हैं। ये नहीं कि 4 दिए हैं तो आप सोचते हो कि जब आप एक बार दोगे तो आपका कुछ स्कोर आया, अगली बार दोगे तो आप मतलब आप सही तरीके से एफर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप अगली बार दोगे तो आपके स्कोर थोड़ा और ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि आपको पैटर्न के बारे में पता है, आपको एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है। फिर आप जब तीसरी बार दोगे तो आप थोड़े और एक्सपीरियंस हो गए और आपका स्कोर ऑटोमेटिकली और बढ़ जाएगा। चौथी बार दिया तो आपका स्कोर और अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए कि 4 बार का चांस मिला, उस चांस को बिल्कुल उससे में नहीं लोगे कि अरे अब तो 4 बार, अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो बस हो जाना है। एक बार में नहीं होगा तो स्कोर दूसरी बार में आ गया। जिसका स्कोर अच्छा आना है वो पहली बार में ही बहुत अच्छा आ जाएगा। इसलिए अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपके टाइम मैनेजमेंट वाली बात है। मैं आपको एक एक चीज़ ठीक से बताता हूँ। तीसरा उनके इसमें जो था, जो तीसरा पॉइंट था, मतलब पहला पॉइंट था कि बोर्ड्स वाली चीज़ों को, डिफरेंट बोर्ड्स को टैकल करने के लिए 4 बार दिया गया है, सो दैट कि ये बिल्कुल भी कोई इंटरवेंशन ना हो। मतलब कि बोर्ड के एग्ज़ाम किसी का है, उसी टाइम पे जेईई मेन पेपर है, 5 दिन का गैप है, 6 दिन का गैप है, ऐसा ना हो। दूसरा उन्होंने बोला कि बच्चों को प्रैक्टिस करने का, कि जब पहली बार दें तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए हो गया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार एंड ऑल। और तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसमें थी वो बात यह है कि जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये हर बार ऐसे ही होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस +4 -1 के पैटर्न पे, और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर इंटीजर टाइप में होते हैं, जिसमें कि ऑप्शंस नहीं होते, वो इंटीजर आपको मार्क करना होता है। फिर उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर 5 के 5 क्वेश्चंस करने थे, ठीक है ना। अब की बार उन्होंने क्या किया है, 10 क्वेश्चंस दिए सेक्शन बी में, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे और चारों स्लॉट्स के पेपर्स एक जैसे होंगे। मतलब ये नहीं कि एक स्लॉट में उन्होंने, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स ने जो अपना पार्ट डिलीट किया है, वो डिफरेंट बोर्ड्स ने एक जैसा पार्ट डिलीट नहीं किया है। किसी ने कोई पार्ट डिलीट किया है सिलेबस में से 12th बोर्ड के, किसी ने कोई पार्ट डिलीट किया, किसी ने कोई पार्ट डिलीट किया है। तो जो सेक्शन बी है, सेक्शन ए में वो लोग वो क्वेश्चंस रखेंगे जो क्वेश्चंस किसी ने भी डिलीट नहीं किए होंगे, जो पार्ट्स किसी ने भी डिलीट नहीं किए होंगे। सेक्शन ए में सारे के सारे क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दैट पार्ट, और वो सारे 20 क्वेश्चंस सबके लिए कंपलसरी है। सेक्शन बी में वो लोग क्वेश्चंस जो रखेंगे, आई थिंक उस सारे पार्ट से क्वेश्चंस रखेंगे। अब किसी ने कोई पार्ट, हाँ जिसने कोई टॉपिक ऐसा है जो सबने ही डिलीट कर दिया है, तो ऑब्वियसली फिर वो लोग उसका क्वेश्चन नहीं रखेंगे, उस पार्ट का क्वेश्चन नहीं रखेंगे जो सबने डिलीट कर दिया होगा। लेकिन अगर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो किसी बोर्ड ने डिलीट किया, किसी बोर्ड ने डिलीट नहीं किया है, तो सेक्शन बी में उनके क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि
अगर आप 5-10 में से जब 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको जो आपके इसमें सिलेबस में पार्ट्स हैं, जो डिलीटेड पार्ट नहीं है, उन्हीं में से वो 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए वो मिल जाएंगे। अब इस मैटर में मेरी एडवाइस ये है कि आप देखो, जब आपके पास ये 20 क्वेश्चंस वाला पार्ट तो चलो सबको करना ही करना है, जो भी आना है। जो इंटीजर टाइप के 5 क्वेश्चंस होते थे, जरूरी थोड़ी कि आप 5 में से 5 क्वेश्चंस पूरे के पूरे करेक्ट कर देते थे। उसके पहले जब आपने पिछले सालों के पेपर दिए या प्रैक्टिस पेपर दिए तो आप 5 के 5 क्वेश्चंस कर लेते हो सकता है उसमें से आपके कोई 2 क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, 2 क्वेश्चंस आपके नहीं हुए, किसी के 3 नहीं हुए, किसी का 1 क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो मेरा कहना इसमें यह है कि जो पार्ट्स आपके सिलेबस में हैं, आप जिस बोर्ड से बिलोंग करते हैं और जो पार्ट्स आपके सिलेबस में हैं, जो पार्ट्स आपके बोर्ड से डिलीटेड नहीं है, उनकी तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो। इसके बावजूद भी क्या है कि हो सकता है कि जो पार्ट्स आपके बोर्ड्स के सिलेबस से डिलीटेड नहीं है, उसका क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है और आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। लेकिन जो पार्ट्स आपके इसमें डिलीटेड है, आपने उसका थोड़ा सा, एक है जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट हैंड नॉलेज आपने उसकी ली है, मतलब आपको थोड़ा सा आता है और हो सकता है कि वो वाला क्वेश्चन ईजी हो, वाला क्वेश्चन आपसे हो जाए। सो इवन डिलीटेड पार्ट के लिए भी क्या है, मेरा ये कहना कि डिलीटेड पार्ट के लिए भी कि बिल्कुल उसमें इस तरीके से जाना कि उसका आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की। अगर कोई पार्ट डिलीटेड पार्ट है और बड़ा आउट ऑफ द वे है, मतलब इट्स नॉट कॉन्सेप्चुअल, कि आपको कुछ थियोरेटिकल मगिंग करनी है, तो मैं कहूँगा कि वो फिर आप चाहो तो छोड़ दो। लेकिन अगर वो पार्ट कॉन्सेप्चुअल है तो वैसे भी जब आप पूरी प्रिपरेशन करते हैं, सो जेई की तैयारी, प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं कि केवल एक रैंक, हाँ इमीडिएट टारगेट आपका रैंक का हो गया, बट ऑल टुगेदर इट्स ए नॉलेज। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहाँ पे वो तो पूरी की पूरी फिजिक्स काम आएगी। कोई ये थोड़ी कि वो मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन आपको केवल फिजिक्स के लिए नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए है, वहाँ तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट काम में आएगा। इसलिए क्या है कि एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक की जो हो सकता है कि आपके सिलेबस से डिलीटेड है, आपने ठीक है उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, उतनी प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन आप उसका इतना तो आप करोगे, उसकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली आपने, आपको सारे फॉर्मूले पता, फॉर्मूले में क्या टर्म्स हैं, किन कंडीशंस में फॉर्मूले कैसे चेंज होंगे, इतना आपको आता हो। सो हो सकता है कि आपने जिस पार्ट की प्रिपरेशन अच्छी की है, उस पार्ट का क्वेश्चन ऐसा आया कि जो आपसे नहीं हो पा रहा है और ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाए, ठीक है ना। सो ये था जो तीसरी बात थी, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मतलब तीसरी बात कि 10 में से 5 क्वेश्चंस का करना, और 5 क्वेश्चंस आपको उस पार्ट में से मिल जाएंगे जो आपके बोर्ड्स के सिलेबस में हैं। डेफिनेटली इस चीज़ से आपको 1 या 2 चैप्टर्स की बहुत ही रिगरस प्रिपरेशन ना करने से आपके टाइम की सेविंग होगी, और ये चीज़ आपको इसका बेनिफिट उठाना भी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं पहली वाली बात पे आता हूँ कि 4 अटेम्प्ट होना। अब 4 अटेम्प्ट में ये चीज़ कैसे टैकल करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि फरवरी अटेम्प्ट आप में से सबको देना चाहिए। जो बच्चे भी बोर्ड्स एग्जाम्स में जा रहे हैं, उन सारे बच्चों को फरवरी अटेम्प्ट देना चाहिए, और जो बच्चे 12th पास ग्रुप के हैं उन्हें फरवरी अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। उन्हें फरवरी अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए इसलिए नहीं कि आप अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे हो, केवल इसलिए कि आपका सिलेबस भी पूरा रेडी नहीं है। यूजुअली ड्रॉपर बैच के बच्चों के लिए एक सर्टेन है कि इस बार जब पेपर काफ़ी लेट हुआ, अभी सितंबर मंथ में पेपर हुआ, उसके बाद फिर काउंसलिंग एंड ऑल, तो जब उन बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट भी की तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा। उसके पहले अगर बोला जाए कि जो बच्चे जिन्होंने सितंबर अटेम्प्ट दिया ही नहीं है, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो ड्रॉप करेंगे, तभी जिस तरीके से कोरोना की बड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस में सब कुछ चल रहा था, तो उस टाइम पे वो लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, और साथ में तब तक इंस्टीट्यूट्स के बैचेस भी नहीं थे प्रिपरेशन कराने के लिए। इसलिए कि ड्रॉपर बैच के बच्चों को फरवरी अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, और जितने भी बच्चे इसी बार 12th बोर्ड का पेपर देंगे उन सारे बच्चों को फरवरी अटेम्प्ट जरूर से देना चाहिए। फरवरी अटेम्प्ट तक ऑलमोस्ट, मतलब आई अंडरस्टैंड कि फरवरी अटेम्प्ट तक सारे बच्चों की सारी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। जहाँ तक 12th की बात है, तो 12th बोर्ड वाले पार्ट में जब आप प्री बोर्ड दे रहे हो, तो ऑब्वियसली प्री बोर्ड देने का मतलब है कि आपकी बोर्ड्स वाले पार्ट्स की, 12th वाले पार्ट की पूरी प्रिपरेशन है, और 11th वाले पार्ट के लिए भी तब तक काफ़ी टाइम है। फरवरी अटेम्प्ट देने के बाद जहाँ तक है कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को मार्च अटेम्प्ट, वो लोग अगर एग्ज़ाम को थोड़ा लेट भी करेंगे, मान लो उन्होंने 15 डेज़ लेट किया, 15 डेज़ लेट करने का मतलब कि एग्ज़ाम मान लो स्टार्ट हुआ 15th ऑफ मार्च से या 20th ऑफ मार्च के आसपास स्टार्ट हुआ, तो इस तरीके से आपके 2 अटेम्प्ट्स डेफिनेटली जाने वाले हैं। मतलब व्हाट, मार्च वाला अटेम्प्ट
और साथ में आपका हुआ कि अप्रैल वाला अटेम्प्ट, मतलब मार्च और अप्रैल में से एक अटेम्प्ट को आप उतना सीरियसली नहीं दे पाओगे। उतना सीरियसली या सीरियसली आप दोगे, बट जो ना कि आप उसे उतना इफिशिएंट मैनर में नहीं दे पाओगे। जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और आपने मानो कि अटेम्प्ट है जो मार्च का अटेम्प्ट है, कोई अराउंड से सपोज 15 मार्च के आसपास है, तो या तो नॉर्मली जैसा हर साल होता था वो होगा, तो बोर्ड के एग्जाम्स के बीच में होगा, और या फिर वो स्टार्ट होने वाला होगा, और या फिर वो लेट करते हैं तो हो सकता है मार्च ही वो अप्रैल से स्टार्ट करें, तो आपको अप्रैल वाला अटेम्प्ट। दैट मीन्स कि मार्च और अप्रैल के जो 2 अटेम्प्ट्स हैं, इन 2 अटेम्प्ट्स में हो सकता कि आपका एक अटेम्प्ट बहुत इफिशिएंट ना हो, और ऐसा भी हो सकता कि दूसरा अटेम्प्ट भी उतना इफिशिएंट ना हो पाए। द रीज़न बीइंग, जैसे मैं बात करूं लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था और ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स 22 मार्च तक ओवर हो गए थे, 22 या 23 मार्च तक ओवर हो गए थे। तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, अगर अप्रैल अटेम्प्ट जैसा कि उनका कहना है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, मे बी कि 10 अप्रैल के आसपास हो, तो भी आपको बोर्ड एग्जाम्स के बाद थोड़ा सा रिवीजन का चांस कम मिल रहा है। सो जो मे अटेम्प्ट है, मे अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो मे अटेम्प्ट है, मतलब उस टाइम पे सब कुछ कितना भी डिलेड होगा, बट मे अटेम्प्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब दैट मीन्स व्हाट, फरवरी अटेम्प्ट, मे अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्च और अप्रैल वाले अटेम्प्ट में से एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो आप दोगे। अब वो कौन सा अटेम्प्ट दोगे, वो अभी डेट के जो फॉर्म फिल करने की डेट है उसमें 1 महीने का टाइम है। सो अभी आप कोई 2 डेट्स या 3 डेट्स आप ले लो और एक डेट पेंडिंग रखो, एक डेट को पेंडिंग रखो। जैसे आपको फरवरी और जो फरवरी वाला है और वो वाला है मई वाला है, उसको तो आप कंफर्म कर सकते हो। इसके बाद 2 डेट्स हैं, अभी आप 15 दिन में 20 दिन में थोड़ा सा और क्या डेवलपमेंट होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए सेपरेटली, ठीक है ना। अब मैं आपकी इस बात पे आता हूँ कि बोर्ड्स प्रिपरेशन जैसे इस टाइम पे, ये बड़ा क्रुशियल टाइम होता है, जिस टाइम पे आपके 11th वाले पार्ट का रिवीजन, 11th वाले पार्ट की प्रैक्टिस, साथ में जो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स वाले पार्ट को मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट और किसी भी चैप्टर में इफ़िशिएंसी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई टेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोर्ड्स के लिए क्या ज़रूरी है और कॉम्पिटिशन्स के लिए क्या ज़रूरी है, सो दैट कि जब जिसकी डेट आएगी आपको उस डेट में करना है। जैसे आपको जो कंपटीशन वाले पार्ट के लिए बोर्ड्स में ज़रूरत नहीं है जेई मेन में, और ना ही वो ज़रूरत नीट में है। मैं अभी सारी बात जेई मेन के लिए कर रहा हूँ, बट नीट के लिए भी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ वैसी ही होगी। होपफुली वो लोग एक अटेम्प्ट में सब कुछ ना करें, वो लोग 2 अटेम्प्ट कर दें, या हो सकता है कि 3 अटेम्प्ट कर दें, ऐसा मे बी कि उसमें भी करें, और उसमें भी शायद डिलीटेड वाले पार्ट का बिल्कुल इसी तरीके से वो लोग टैकल करेंगे जैसा उन्होंने जेई के पार्ट जेई में टैकल किया है। सो मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड्स में और जेई हो या नीट हो, उसमें क्या फ़र्क होगा। जैसे आपको बोला जाए कि गॉसेस लॉ का डेरिवेशन, आपको गॉसेस लॉ के डेरिवेशन की एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, या आपको एक थिन शीट या थिक शीट की ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक स्फीयर के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सरफेस के अंदर, सरफेस के बाहर, या सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये डेरिवेशंस बोर्ड्स के एग्जाम्स में है, ठीक है ना। ये रिजल्ट कैसे आए हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और आपको जरूरत है गॉसेस लॉ क्या है। गॉसेस लॉ में सरफेस किस टाइप की सरफेस होनी चाहिए, गॉसेस लॉ के थ्रू क्या कंक्लूड करते हो, किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें केवल गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, या बाहर वालों का होता है, या दोनों का होता है। जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपको क्लास में कराए गए हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल आने चाहिए। ये उस चीज़ के लिए कि जब आपका, जैसे आपका जेई मेन का पेपर बिल्कुल आपके क्लोज है और आप रिवीजन उसके लिए कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको रिवीजन में बार बार, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर काफ़ी बड़ा होता है, जेई में और नीट में अगर देखा जाए, इन कॉम्पिटिशन्स में जो सबसे बड़ी बात होती है वो यही होती है कि इतने बड़े वॉल्यूम को में एक साथ परफॉर्म कर पाना। तो इतने बड़े वॉल्यूम में एक साथ परफॉर्म कर पाना मतलब व्हाट कि इतने सारे बड़े वॉल्यूम को रिटेन करके रखना। बहुत से बच्चों को तो जब वो एक चैप्टर करते हैं तो दूसरा चैप्टर भूल जाता है, या अगला चैप्टर भूल गया, उन्हें टॉपिक के बेसिक फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक तो मैंने पहले भी आपसे बोला था, जब भी आप कोई भी टॉपिक है, अभी आप प्री बोर्ड के लिए भी कर रहे होगे, या जैसे प्री बोर्ड्स के लिए भी कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी क्या है, आपके जो आपके नोट्स हैं
उनमें हर एक टॉपिक के नीचे उसके जितने भी फॉर्मूले हैं, किन कंडीशंस में कौन सा फॉर्मूला है, कोई स्पेशल पॉइंट्स हैं, कोई स्पेशल पॉइंट्स का मतलब कि कोई स्पेशल टेक्निक है, कुछ है, वो आपका एक बिल्कुल रेडीमेड होना चाहिए कि जब आपका रिवीजन हो तो आपको उस रिवीजन के टाइम पे वो सब कुछ आना चाहिए। मतलब फॉर्मूले, लॉ, कुछ स्पेशल कंडीशन है किसी लॉ को अप्लाई करने की, उनके कोई फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो बड़े पॉपुलर फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ और यूनिट्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की, ये सारी चीज़ें तो आपको हर एक चैप्टर के एंड में सेपरेटली बिल्कुल नोटेड होनी चाहिए, वो आनी चाहिए आपको। और साथ में कि जब आपका बोर्ड्स का रिवीजन है, जब आप बोर्ड्स के प्री बोर्ड्स के लिए करो चाहे बोर्ड्स के लिए करो, ये जो लॉस के डेरिवेशंस हैं वो डेरिवेशंस आपको उसी टाइम पे करना है। रियली ये नहीं कि आप जेई की तैयारी कर रहे हो और जेई की तैयारी करने में जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपका क्या हुआ, जो आपका कॉन्क्रीट पार्ट है, जिस पार्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, आपको फॉर्मूले तो पूरे नहीं याद है, एक्टिविटीज़ पूरी आपको याद नहीं है, आपको कौन सा लॉ किस कंडीशन में अप्लाई होगा वो आपको ठीक से नहीं आता है, लेकिन आप किस में लगे हो, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन देखने में लगे हो, आप इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करना आप उसमें लगे हुए हो, आप एक रिंग के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट कैसे निकालने, आप उसके डेरिवेशन में ज़्यादा टाइम दे रहे हो। मतलब जब आप एक चैप्टर का रिवीजन करते हो तो आप अपने आप से देखो कि जब वो रिवीजन बोर्ड्स के लिए, तो बोर्ड्स के लिए यू कैन नॉट लीव एनी डेरिवेशन, आप कोई डेरिवेशन छोड़ नहीं सकते हो। बट जब आप बोर्ड्स के पर्पज से आप बोलते हो कि एक बार आप जेई और बोर्ड का दोनों का रिवीजन कर रहे हो, आप करके देखना कि आपको रियली कितना टाइम किस चीज़ में लगा। बोर्ड्स के रिवीजन में काफ़ी कुछ, बहुत कुछ डेरिवेशन और थ्योरेटिकल वाला पार्ट है जो आपको सब कुछ देखना पड़ता है। तो जब आप टाइम निकालोगे तो यूल फाइंड कि ऑलमोस्ट क्या हुआ, 50% टाइम उसमें लगा और 50% टाइम जेई वाले पार्ट के लिए लगा। तो जब आप जेई की कॉन्क्रीट तैयारी कर रहे हो तो आप वो 50% टाइम सेव कर सकते हो। और जब आप वो 50% टाइम सेव कर रहे हो, आपने टारगेट रखा फरवरी अटेम्प्ट। अभी आपका जो भी प्री बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स के टाइम पे एक बार आप बोर्ड्स के पर्पज से सारे डेरिवेशंस आप कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, मतलब वो तैयारी पूरी जेई और बोर्ड्स के लिए पूरी की पूरी तैयारी हो गई। अब इसके बाद जब आप फरवरी अटेम्प्ट के लिए तैयारी करोगे तो फरवरी अटेम्प्ट में क्या होना चाहिए, वो चाहे 11th वाला पार्ट हो चाहे 12th वाला पार्ट हो, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए कि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन v को से u प्लस एटी डिराइव कैसे करना है, वो तो वैसे भी अब आप 12th में हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे पढ़ते टाइम पे इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि जब वो v को से u प्लस एटी का डेरिवेशन कर रहे हैं तो वो उसे इंजॉय करते हैं, अच्छा ऐसे है, कितना अच्छा है, हाँ ये तो बड़ा आसान है। ये आपको ना कमेंट करने की जरूरत कि आसान है कि टफ है, क्या करना आपको मतलब ही नहीं है। आपको b को से u प्लस एटी से मतलब है, आपको s को से ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से मतलब है, आपको न्यूटन्स लॉज में एबीडी कैसे बनाना, एबीडी बनाने के बाद क्या करना है, फिर इक्वेशंस जो लगाना है, एफ को मास एम टू ए कैसे लगाना है, इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन कैसे लिखना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन कैसे लिखना है, आपको वो सीखना है। आपको उनकी कोई डेफिनीशन को मगअप नहीं करना है, बस केवल इतनी ज़रूरत थी कि आप अपने दिमाग और दिल में रियलाइज़ कर लो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल वर्ड बाई वर्ड वैसी आपको मगअप हो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, आपको उसका सेंस आता हो, आप उसका इक्वेशंस में एप्लीकेशन आता हो कि इस तरीके से अप्लाई करते हैं, और ये इसके वर्क एनर्जी थ्योरम का फाइनल स्टेटमेंट है। आपको उस चीज़ से मतलब है। सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन आपने डिराइव कैसे किया, कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास की हाफ डिस्क के लिए, हाफ स्फीयर के लिए, इस चीज़ के लिए, कोन के लिए, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, आपको वो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, आपको उसकी कोई डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? जैसे मैंने आपको एक दो पेपर डिस्कस भी किए थे, उसमें क्या था, एक जगह हमें उसके डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ी थी, तो एक जगह ज़रूरत पड़ी थी। अगर ऐसा है तो एक केस क्यों ज़रूरत, थोड़ी सारे केसेस, वो तो डेरिवेशन कैसे करते हैं उसका एक तरीका है बस, कि आपने कैसे एक्स रूट डी एक्स थिकनेस का पार्ट लिया, या थीटा एंगल पे आपने डी थीटा एंगल वाला पार्ट लिया, उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। सो आपको जो करना है कि एक बार वो तरीका सीख लो, क्योंकि इन चीज़ों से अगर आप अपना 20 से 25% टाइम, क्या 50% तक का टाइम बचाते हो, तो उससे जेई और नीट की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। आप समझ गए ना मेरी बात। ऐसे ही जैसे 12th वाले पार्ट में जो मैंने आपको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ट बनवाया था, इस कंडीशन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पोटेंशियल ऐसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला ये, वो आपको सब कुछ आना चाहिए।
ठीक है ना, वो आपको सब कुछ आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स सारे आने चाहिए जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए। डेरिवेशन वाले पार्ट पे बिल्कुल भी एम्फेसिस नहीं करना है, क्योंकि वो केवल आपके टाइम का वेस्टेज है। आपका टाइम ही नहीं, आपके ब्रेन के एक सर्टेन पार्ट को कैप्चर करता है, ठीक है ना, आपके अटेंशन को एक तरीके से डाइवर्ट कराता है वो, तो उस वाले पार्ट को नहीं करना है। आपने सारे फॉर्मूले, सारी कंडीशंस, सारी चीज़ों का, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक था जिसमें दिया स्टेट पार्ट जो ना तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और ना ही वो हाफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, कोई स्टेट पार्ट है, और स्टेट पार्ट के ड्यू टू आपको किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी निकालनी है, करंट आई है। तो तरीका क्या बताया था इसमें, जब वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर या हाफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर नहीं, तो आप निकालते कैसे हो, मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर, जहाँ पे आपको देखना क्या आर क्या है, आर उस स्टेट वायर से चाहे पॉइंट उसके सामने हो या ना हो, एक्सटेंड करने से हो, आर उसकी ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इंटू साइन थीटा दी थीटा। फिर लिमिट्स कैसे लेते हो, जहाँ से करंट स्टार्ट हुई इसे ज्वाइन कराया, ज्वाइनिंग लाइन के साथ इसका जो इनिशियल पॉइंट जहाँ से करंट स्टार्ट हुई, ये एंगल थीटा 1 इसकी इनिशियल लिमिट है, और याना पॉइंट से ज्वाइन कराया, दिस इज फाइनल लिमिट, थीटा 2 ये फाइनल लिमिट। ये देखो कोई डेरिवेशन नहीं है, ये केवल इस केस में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो आपको ऐसा ही डिफरेंट टॉपिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटर में, जैसे कैपेसिटर की बात मैं करूं, हर जगह ऐसी चीजें आई। जैसे कैपेसिटर में आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला याद कर लिया, स्फेरिकल कैपेसिटर का याद कर लिया, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का कर लिया, आपने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का याद कर लिया, आपने कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स का याद कर लिया। इसके बावजूद भी जरूरत किस बात की है, जो आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में बताया गया होगा कि अगर कोई डबल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे ये दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर या कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो एक बेसिक तरीका बताया गया कि आप एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दो, दूसरे प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दो, और उन कंडीशंस में दोनों के बीच का क्या निकालो, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V निकालो, और फिर क्या करो कि जो चार्ज Q आपने दिया था, एक प्लेट को जो चार्ज दिया था Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी द कैपेसिटी। ये कॉन्सेप्ट है और ये आपको आना चाहिए, समझ रहे हो ना। ये नहीं कि आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए और वो फॉर्मूला कोई भी एक फॉर्मूला चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसमें फिर बहुत से वेरिएशंस हैं कि आपने डायरेक्ट्रिक यहाँ डाला है ऑल, तो वो सारे केसेस की इस केस में आपने कैपेसिटी कैसे निकाली, ये नहीं कि केवल इसका फॉर्मूला याद कर लिया, क्योंकि ऐसे वो लोग बहुत तरीके से उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे उन्होंने ऐसे कर दिया, ये K1 कर दिया, ये K2 कर दिया, ये K3 कर दिया, तो इसका आपको तरीका बताया कि इसका तरीका क्या है निकालने का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट, वो तरीका है, वो कोई डेरिवेशन नहीं है, वो चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। यही चीज़ बिल्कुल 11th वाले पार्ट में भी, यही चीज़ 12th वाले पार्ट में भी, और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, और जो मैंने बहुत अच्छे रैंकर्स से, मतलब बहुत ही अच्छे रैंकर जो टॉप 100 में भी आया और टॉप 200 में भी आया IIT JEE में या वे नीट जैसे एग्ज़ाम में, तो ये जो मैंने उनके जब उन्हें समझाया और उसके बाद उनके पढ़ने के तरीके को ऑब्जर्व किया, तो यही था, जब आप एक सब्जेक्ट मैटर को इस तरीके से रेडी करते हो, जैसे अभी आप क्या करना, मुझे दिखाने के लिए कि आपने ये टॉपिक रेडी किए, आप जैसे रेडी क्या करना, जैसे मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से लेकर के AC तक का पार्ट, मतलब सारे मैग्नेटिज्म के टॉपिक्स आ गए और AC आ गया, आप उन पार्ट्स को एक बार इसी तरीके से रेडी करना कॉन्सेप्चुअली, कि आपको डिफरेंट कंडीशंस पता है, मतलब सब कुछ, जैसे बैटरी से कैपेसिटर को लगाया तो उसमें कितनी हीट में कन्वर्ट हुई एनर्जी, कितनी उसके पास स्टोर हो गई, फिर आपने उसमें डायरेक्ट्रिक डाल दिया, डायरेक्ट जब डाला तो कुछ और एडिशनल चार्ज आया बैटरी से, अब जो एडिशनल एनर्जी बैटरी ने दी उसकी कितनी एनर्जी स्टोर हो गई और उसमें से कितनी एनर्जी हीट में जनरेट हो गई। ये डिफरेंट टाइप के केसेस हैं जो आपको कराए गए हैं, तो आपको क्या करना है कि जो डिफरेंट टाइप के केसेस हैं वो सब आने चाहिए, ये डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन इज एग्जैक्टली व्हाट, डेरिवेशन बिल्कुल वही, जैसे गॉसेस लॉ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस डिराइव किए, या आपने किसी टिपिकल केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिराइव किया। ये नहीं कि आपको पोटेंशियल को डिराइव करते कैसे हैं आपको इन जनरल नहीं आना चाहिए, इन जनरल आपको आना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ पे पोटेंशियल का डेरिवेशन करना है तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो,
ये सब कुछ आना चाहिए, ये डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन है कि डिफ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना इज द डेरिवेशन। प्रूव करना फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ओम्स लॉ को प्रूव करना इज द डेरिवेशन। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक बी का एक्सप्रेशन डिराइव करना इज द डेरिवेशन। सर्कल के ड्यू टू उसके सेंटर पे मैग्नेटिक बी का एक्सप्रेशन डिराइव करना इज द डेरिवेशन। एक करंट कैरिंग रिंग के ड्यू टू उसकी एक्सेस के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना इज अ डेरिवेशन। ठीक है ना। दो इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स के बीच का जो वो है निकालना कि कितना फोर्स। लेकिन मैंने क्या बोला, जहां पे बात तरीके की आएगी तो आपको तरीका आना चाहिए, पूरा आप डेरिवेशन बार बार पढ़ करके मत हो। जैसे यहीं पे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाले केसेस में आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि एक वायर के ड्यू टू आप दूसरे वायर के रीजन में क्या निकालते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो। फिर वो वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, क्योंकि वो वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स आएगा BIL उसकी L लेंथ पे, तो फिर उसकी यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना लगेगा आप यूनिटरी मेथड से निकालोगे। वो तरीके आपको सारे आने चाहिए। बात जैसे मान लो फेराडे लॉस की आई, EMI की बात आई, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए कि आप BVL से निकालते हो, BVL से मोशनल EMF निकालते हो जो कंडक्टर्स में होता है, उसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड फेराडे लॉ से निकालते हो, BVL वाली डायरेक्शन, लेंज लॉ, और साथ में दूसरा तरीका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से EMF का निकालना। ठीक है ना। जो भी तरीके हैं वो तरीके सारे आने चाहिए आपको, और डिफरेंट कंडीशंस में वो तरीके कैसे चेंज होंगे, किस केस में कौन सा तरीका ज़्यादा सुटेबल होगा, यू शुड ऑल्सो नो दैट। वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सब कुछ आना चाहिए। ठीक है ना। केवल मैंने आपसे बोला जब आपकी JEE की या नीट की प्रिपरेशन है तो आप किस चीज़ में अपना टाइम नहीं लगाओगे, क्योंकि बात केवल उसकी नहीं होती टाइम, जैसे वैसे सबसे बड़ा फैक्टर रियली टाइम होता है। इस टाइम पे आप इसे बहुत अच्छे से महसूस कर रहे होगे, आपको बिल्कुल महसूस हो रहा होगा, आप अपना इस टाइम पे पूरी तरीके से सिंसियर भी हो, आप पूरा एफर्ट भी लगा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा कि अब आप कोई फालतू की यूट्यूब की वीडियोस नहीं देखते होगे, है ना। फालतू के जो यूट्यूब की वाली वीडियो देख ली, वाली वीडियो देख ली वो नहीं। आई थिंक नाउ यू आर वेल गाइडेड, आपको बिल्कुल सब कुछ पता है कि क्या कहाँ से करना है। इवन सब्जेक्ट मैटर की वीडियो नहीं देख रहे होगे। बाकी आप किसान आंदोलन वाली तो छोड़ो, उसकी तो ऑब्वियसली आप नहीं देख रहे होगे, है ना। सो पॉइंट क्या है कि इस टाइम पे यू आर वेल गाइडेड। इसके बाद भी क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। आपको कई बार क्या लगता है, अभी आप 11th वाला पार्ट करो, 11th वाला पार्ट जब आपने करा, ये टॉपिक करा, वो टॉपिक करा, आप थोड़े से उसमें इन्वॉल्व हो गए। जब आप उसमें इन्वॉल्व हो गए तो आपको 12th वाले पार्ट का कोई पार्ट भूलने लगा, है ना। तो आपको 12th वाला पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा वो आपके भूलने पे आ जाता है, किसी आपको फिर घबराहट होती, फिर वाला पार्ट आप उठा करके देखते हो। लेकिन इसी चीज़ को तो मैनेजमेंट बोलते हैं, दोनों चीज़ों का मैनेजमेंट, टाइम का भी मैनेजमेंट और साथ में चीज़ों को करना कैसे है, किस सीक्वेंस में करना है, किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ को कम प्रायोरिटी देनी है, उसका भी मैनेजमेंट। अपनी ओवरऑल एकेडमिक लाइफ को, एकेडमिक एक्टिविटीज़ को मैनेज कर लेना, सो दैट कि ना तो कुछ जल्दी से भूलने वाला हो, कि जब आपको कोई चीज़ भूली उसके पहले ही आप उस वाले पॉइंट पे पहले ही पहुंच गए, मतलब वाली कंडीशन ही नहीं आई कि कोई चीज़ आपको पूरी से पूरी भूल जाए। तो मैंने इसी के लिए आपको गाइडेंस दी कि चाहे आप 11th वाला पार्ट करना, चाहे 12th वाला पार्ट करना, इस टाइम पे सब्जेक्ट मैटर की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला टाइम नहीं है, कि ये वाला टाइम उसका नहीं है। मतलब जैसे आप बोलो कि आप जब आप आए होगे 10th क्लास के बाद 11th क्लास में आए होगे, तो आपको बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और एक एफिनिटी डेवलप होती है। ओके, फिजिक्स में ऐसा होता है, केमिस्ट्री में ऐसा, मैथ्स में ऐसा, अच्छा इस चीज़ से यू लव दिस एंड यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू इन दैट सब्जेक्ट। आप बहुत कुछ करना चाहते हो। धीरे 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 क्या होता है, फिर आपका सब्जेक्ट मैटर का जो बर्डन है इतना हो रहा था कि आपको धीरे धीरे जो आप न्यूटन बनना चाह रहे थे या आप आइंस्टाइन बनना चाह रहे थे, आपको लगा कि अभी बेटर है कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छी रैंक, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाना और जिस कंपटीशन की तैयारी करो उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेना। इसके बाद अब आप इंजीनियरिंग और मेडिकल में जब जाओगे तो वहाँ पे फिर आप डिस्कवरी के बारे में सोचोगे, इन्वेंशन के बारे में आप तब सोचोगे, है ना। ये एक नॉर्मल ऐसा होता है, मतलब ये फेज़ आता है। इसलिए मैंने बोला कि इस टाइम पे सब्जेक्ट मैटर को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब उसमें क्या करना है और क्या छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया हो और टाइम कंस्ट्रेंट बन गया हो, क्योंकि इसके बाद जब आपको ये सब कुछ आता है, आपको सारी कंडीशन सब कुछ आती है, इसके बावजूद भी बच्चे कई बार क्या बोलते हैं, सर जब मैं टेस्ट देता हूँ या टेस्ट देती हूँ तो क्या होता है कि वो वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मिस कर जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ और कुछ कैलकुलेशंस गलत हो जाते हैं, कहीं कुछ है, वो प्रैक्टिस से दूर होगा।
वो जो कमियां हैं वो सारी कमियां प्रैक्टिस से दूर होंगी, है ना। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपका ध्यान उन छोटे छोटे बातों पे फोकस करा रहा हूँ। जैसे है कि आपको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पता है, मतलब कैसे आपका काम केवल फॉर्मूले से ना हो करके डेरिवेशन वाले पार्ट को आपको छोड़ना है, लेकिन फिर भी आपका काम केवल फॉर्मूले से नहीं चलेगा, कॉम्पिटिशन्स केवल फॉर्मूले नहीं है, उसके बाद आपको उसकी एक्टिविटी समझनी होगी। जैसे बोला जाए कि आपको वर्नियर कैलिपर्स में, तो जनरली आपने पढ़ा कि मानो वर्नियर कैलिपर्स के 10 पार्ट्स मेन स्केल के 9 पार्ट्स के इक्वल है। मतलब आपको पता है कि मेन स्केल का एक पार्ट थोड़ा बड़ा होता है और वर्नियर स्केल का एक पार्ट छोटा होता है ना, आपको पता है। अब आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू भी पता है कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आ गया कि 1 पार्ट ऑफ द मेन स्केल माइनस 1 पार्ट ऑफ द वर्नियर स्केल इज व्हाट, दिस इज द लीस्ट काउंट। आपने लीस्ट काउंट इस तरीके से कर लिया। आपने लीस्ट काउंट दूसरे तरीके से अगर आपको निकालना, दूसरे तरीके से भी निकाल, जैसे यहाँ से वर्नियर स्केल का एक पार्ट कितना हो गया 9/10m हो गया ना। तो यहाँ से आपने कि m माइनस वी की जगह आपने डाल दिया 9/10m, और ये एक्चुअली ये हुआ क्या m 1 माइनस 9/10, मतलब जैसे आप फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखते हो, दिस बिकम्स व्हाट, मेन स्केल का एक पार्ट 1 माइनस नंबर ऑफ पार्ट्स इन द मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स इन द वर्नियर स्केल। यही फॉर्मूला हो ना लीस्ट काउंट का। अब जब आप कोई रीडिंग लेते हो तो रीडिंग लेने का तरीका भी आपको पता है कि रीडिंग ऑफ द मेन स्केल है ना, मेन स्केल की रीडिंग ऑफ द मेन स्केल प्लस जो पार्ट कॉन्साइड करेगा, जैसे आपका nth पार्ट कॉन्साइड करा इनटू व्हाट लीस्ट काउंट प्लस माइनस लीस्ट एरर, जो भी वो प्लस माइनस जीरो एरर, ये होता है। आपको जीरो एरर का निकालना भी आता है, ये भी आता है। लेकिन एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया, उसमें क्या था, वर्नियर स्केल का एक पार्ट, वर्नियर स्केल का पार्ट बड़ा था और मेन स्केल का पार्ट क्या था, छोटा था। देखना 2016 में है शायद वो वर्नियर स्केल का जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, बट बात जेईई एडवांस की नहीं है। बात है कि वो क्वेश्चन उस तरीके का क्वेश्चन जेईई मेन या नीट के लिए भी सुटेबल है। वर्नियर स्केल का एक पार्ट बड़ा था, मेन स्केल का पार्ट छोटा था। अब ये चीज़ क्या आ गई, ये नेगेटिव आ गई। अब आपको रहा ये तो नेगेटिव आ गई, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है। तो जो वर्नियर स्केल जिस तरीके से बनाया गया और आपको क्लास में बताया गया, आपको उस तरीके फिर आना होगा। वर्नियर स्केल का कैसे क्या हुआ, ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करते हो, तो जैसे आपने क्या किया, इसे दो जॉज के बीच में फंसा दिया। अब यहाँ तक क्या था, ये मेन स्केल का यहाँ पे आ गया आपका, मानो इस जगह मेन स्केल का आ गया 2.1 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 2.1। अब इसका 2.2 वाला पार्ट क्या हो रहा है, छिप रहा है। मतलब आप इस ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी तो हो गई 2, इतनी लेंथ जो हो गई ये हो गई 2.1। ये जो लेंथ है ना ये वाली, ये लेंथ आपकी आ गई 2.1। इज दैट क्लियर। और ये लेंथ क्या हुई, ये लेंथ हुई 2, यहाँ तक की लेंथ हुई 2 और यहाँ तक की लेंथ हो गई 2.1। और अब 2.1 के बाद ये x है, ये जो छोटा सा ये हुआ ना ये वाला, मतलब जहाँ से 2.1 के बाद जहाँ से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो गया, जहाँ से वर्नियर स्केल स्टार्ट हुआ वहाँ पे उसका 0 होगा। और आप ये x का मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, जो x था ना x का मेजरमेंट। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, आपने यहाँ क्या मान लो कि इसके पार्ट्स हैं, मेन स्केल के पार्ट्स हैं और वर्नियर स्केल का। आपने कोई वर्नियर स्केल का मान लो कि वर्नियर स्केल का कोई मान लो 5वां पार्ट मेन स्केल के किसी पार्ट से कॉन्साइड कर रहा, 5th पार्ट मेन स्केल से नहीं, वर्नियर स्केल का 5th पार्ट कॉन्साइड कर रहा है। आपने मेन स्केल का 5th पार्ट, तो यहां तक की रीडिंग कैसे आपने ली, यहां तक की रीडिंग देखो मैं इस तरीके से लेता हूं। यह आपका हो गया कि जब मैं वर्नियर स्केल से लूंगा तो वर्नियर स्केल से रीडिंग क्या आ गई है 2.1 प्लस x प्लस व्हाट 5v, यहां तक की रीडिंग आ गई ना। 2.1 तक तो आप रीड कर पा रहे थे, 2.2 मेन स्केल का इसके अंदर छिप रहा था वर्नियर स्केल में। आपने किया 2.1 प्लस x प्लस 5v, यहां तक की रीडिंग। अब यही रीडिंग हम मेन स्केल से लेते हैं। मेन स्केल से कैसे, यहाँ पे 2.1 यहाँ पे हुआ है ना, 2.1 यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे जो मेन स्केल का क्या होगा, ये देखो 2.5 ही होगा। पता कैसे 2.5 होगा, 2.5 इस तरीके से होगा कि जब आपने मेन स्केल से यहाँ तक देखा 2.1 के बाद, तो मेन स्केल के 0.1 के बाद ये 0.6 हुआ। मतलब यहाँ से लेकर के
और यहाँ तक मेन स्केल के कितने पार्ट्स हुए, 5 पार्ट्स हुए। ये 2.6 होगा मेन स्केल का। कैसे, 2.1 के बाद यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मेन स्केल के 5 पार्ट्स, तो 2.6 हुआ। और जितने में मेन स्केल के 5 पार्ट्स हुए, वर्नियर स्केल के 5 पार्ट्स उससे थोड़े से छोटे में हो गए। वर्नियर स्केल के 5 पार्ट्स यहाँ तक हुए, तो ये 2.6 होगा ना 2.6। मेन स्केल का एक पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो मेन स्केल के 5 पार्ट्स जहाँ से खत्म हुआ ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हुआ, 2.1 के बाद यहाँ तक 5 पार्ट्स, और वर्नियर स्केल के 5 पार्ट्स इतने में आ गए। सो यही रीडिंग है। जब आप मेन स्केल से लोगे तो यहाँ तक की रीडिंग टोटल कितनी आ गई, 2.6 आ गई। अब ये देखो, आपको x निकालना था, x का मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2.1, 2.6 माइनस 2.1, तो 2.6 माइनस 2.1 कितना आ गया, 0.5 आ गया। कितना आ गया, 0.5 आ गया। 0.5 प्लस 5e, और ये देखो आ गया आपका 0.5 के है 5m है, एक पार्ट मेन स्केल का m है, तो 5m प्लस 5e, ये 5m, ये हो गया आपका, ये 20 हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 0.5 माइनस 5e, ये आपका आ गया 5m माइनस v, ये वही आ गया ना। फिफ्थ पार्ट कॉन्साइड कर रहा है और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका बेसिक तरीका था। अब आपको कितना भी ये फॉर्मूला आता होता, लेकिन अगर आपको वो वाला तरीका नहीं आता कि हम उसी पॉइंट तक की रीडिंग एक बार वर्नियर स्केल से लेंगे और एक बार मेन स्केल से लेंगे, जब आपको आता होता तो आपसे वाला क्वेश्चन हो जाता कि जिसमें वर्नियर स्केल का एक पार्ट बड़ा था और मेन स्केल का एक पार्ट छोटा था, फिर भी आप उसे क्या करते, रीडिंग ले लेते। सो दिस इज व्हाट जेईई नीट इज, मींस व्हाट, फॉर्मूले आने चाहिए, सारे कॉन्स्टेंट्स के वेरिएशन कहाँ पे क्या है। जब आप उसकी प्रिपरेशन करते हो तो आप किस पार्ट को छोड़ दो जो आपका बिल्कुल शेयर डेरिवेशन वाला पार्ट है, और अगर कभी आपको ज़रूरत होती है आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ लो, सर इस वाले पार्ट में, जहाँ पे ज़रूरत होती है आप वहाँ पे मुझसे पूछो, सर इस वाले पार्ट में कैसे करना है। मेरी प्रिपरेशन अभी इस चीज़ के लिए है। और जब आपका मानिए आपने फरवरी अटेम्प्ट दिया और फरवरी अटेम्प्ट में आपने बिल्कुल तैयारी, मैंने जिस पैटर्न पे बोली आपने वो बिल्कुल जो प्योर डेरिवेशन वाला पार्ट था वो वाला पार्ट छोड़ दिया, उससे आपकी काफ़ी कुछ एनर्जी और टाइम बचा, वो आपने कॉन्सेप्चुअल इम्प्रूवमेंट के लिए और रिटेंशन के लिए लगाया कि आपकी रिटेंटिविटी ज़्यादा मैटर में हो, ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर में हो, आपने उसमें लगाया और आपने फरवरी अटेम्प्ट दे दिया। फरवरी अटेम्प्ट देने के बाद अगर मान के आपकी बोर्ड्स की तैयारी के लिए उसके बाद आपके पास 20 दिन बचते हैं, 20 दिन डेफिनेटली होंगे, मतलब 20 दिन होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर 15 दिन भी हैं तो भी क्या होगा, जब आप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से रेडी हो तो फिर आपको उसके बाद फिजिक्स के सारे डेरिवेशंस, मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स के आप डेरिवेशंस लेकर के बैठ जाओ, आपके 2 से 3 दिन डेरिवेशंस ही करो, आपके सारे डेरिवेशंस 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। और वही चीज़ केमिस्ट्री के लिए होगी। मैथ्स में ऑब्वियसली कोई डेरिवेशन होता नहीं है, समझ रहे हो, मैथ्स में कोई डेरिवेशन नहीं है। तो दैट मीन्स व्हाट कि अगर आप इस तरह, और नीट वाले बच्चों को और भी कंफर्टेबिलिटी है, नीट वाले बच्चे अभी से कुछ टाइम के लिए कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करते हैं बिल्कुल नीट के लिए। और क्योंकि मतलब अगर वो नीट वाले बच्चे भी क्या करेंगे कि इस टाइम पे बस केवल अभी हमारा नीट का पेपर तो बाद में होना है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तो अभी बाद में आप अडॉप्ट करोगे, और अभी आप केवल क्या करो, अभी आप बोर्ड्स की तैयारी अगर आप बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे करोगे सब कुछ, आप डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअली लैक करने वाले हो। क्योंकि पॉइंट ये है कि जब आपको सब्जेक्ट मैटर का कॉन्सेप्चुअलिटी का बहुत बड़ा वॉल्यूम एक साथ नहीं आता है, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप कब कर पाओगे, जब पूरा सब्जेक्ट मैटर चाहे 11th वाला पार्ट का हो चाहे 12th वाला पार्ट का हो, आपको कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं ना, फॉर्मूले आते हैं, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। और क्वेश्चंस के करने से ही आपका कैलकुलेशंस पे कमांड आता है, क्वेश्चंस के करने से आपका थॉट प्रोसेस वाइडन होता है कि किस फॉर्मूले को आपको किस फॉर्म में यूज करना है, आपको सब कुछ वाइडन होता है, आपको स्पीड बनती है आपकी कि कैसे मैं इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस कर पाया, अब मुझे और स्पीड बढ़ानी है, अब मैं कहाँ पे क्या करूँ, मुझे पेपर को कैसे टैकल करना, पेपर के ड्यूरिंग टाइम का मैनेजमेंट, कौन से क्वेश्चन छोड़ देने, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ये सारी चीज़ें केवल आप क्वेश्चन सॉल्व करने से और पेपर्स के अटेम्प्ट करने से आती हैं। चाहिए ना उन बच्चों को भी क्या चाहिए, नीट वालों को, कि अभी जब उनका अभी नीट का पेपर नहीं है, अभी मार्च में नहीं है, फरवरी में नहीं है, उनका बाद में होगा, फिर भी 1-2 स्लॉट्स बिल्कुल ऐसे ही करने चाहिए। अब मैं कॉन्सेप्चुअली रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी के लिए
उन्हें भी उतने ही एफर्ट करना जितना जेई वालों को एफर्ट करना है। तो बोर्ड्स की तैयारी के जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो आई एम टेलिंग यू, जब आपके कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो वो एक एक सब्जेक्ट के डेरिवेशंस में 2 से 3 दिन बहुत होते हैं, 3 दिन में वो सारे डेरिवेशंस हो जाते हैं। डेरिवेशंस हो जाते हैं, कोई ऐसा डेटा है, कुछ ऐसी चीज़ है कि जो आपको लगा जब आप बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो तो आपको लगता ये डेटा, इस डेटा की बोर्ड्स में ज़रूरत पड़ती है, इस डेटा की जेई में ज़रूरत नहीं पड़ती। दो मैं आपको उस डेटा वाले पार्ट में कहीं किसी हर एक पार्ट में मैं आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देता रहता हूँ। से जो बात थी ये थी कि 11th वाले पार्ट को, 12th वाले पार्ट को, जेई को, नीट को इसे कैसे मैनेज करना, और आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है फरवरी और मई अटेम्प्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। मार्च और अप्रैल वाला थोड़े बहुत कंस्टेंट कंडीशंस में होगा ही, आप दोगे, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी वो दोनों अटेम्प्ट छोड़ दोगे, हो सकता कोई बच्चा दोनों भी दे और हो सकता कोई एक दे, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ज़्यादा देने से स्कोर अच्छा आ जाएगा ऐसा नहीं होगा। मतलब स्कोर अच्छा आएगा आपकी, कोई बच्चा 2 अटेम्प्ट्स ही देगा, जैसे लास्ट ईयर 2 अटेम्प्ट्स थे, एंड आई रिमेंबर किसी बच्चे ने पहले ही अटेम्प्ट में सारी बातों को फॉलो करा, उसका 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आ गया, उसे दूसरे अटेम्प्ट की देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब जब उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उसकी रैंक 4000 के अंदर आ जाएगी, 3000 के अंदर आ जाएगी, उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो बच्चा उसके बाद क्या करता है, वो जेईई एडवांस की तैयारी करता है। अगर इतना अच्छा परसेंटाइल आ गया और कैपेसिटी है तो बच्चा ऑब्वियसली उस टाइम पे फिर जेईई एडवांस के लिए वो टाइम यूज़ करता है। इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट से नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी एक अलग होती। गवर्नमेंट की पॉलिसी मैंने क्या बोला, लाइन में जो सबसे पीछे होगा उसको भी कंफर्टेबिलिटी आए, उस वो बहुत सी चीज़ों में वो स्यूडो कंफर्टेबिलिटी होती, इट्स नॉट फॉर द रियल, वो स्यूडो कंफर्टेबिलिटी होती है, लेकिन वो उनका अपना काम धंधा है, आपका अपना है, आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, समझ रहे हो ना। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल करना है, आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना है, ठीक है ना। और दूसरा जो पॉइंट था जिसे आप भूल मत जाना कि जो पार्ट्स आपका बोर्ड एग्जाम्स में डिलीटेड पार्ट है, तो डिलीटेड पार्ट को बहुत उतना ज़्यादा मत करो, बट फर्स्ट हैंड जब आप देखो, आप बाकी पूरे में बहुत अच्छी तैयारी हो गई तो फर्स्ट हैंड एक बार उसे भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए क्या है। कई बार उसका क्वेश्चन बहुत इजी आ जाता है, यू नो कि 25 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ और कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, एंड यू नेवर नो कि किस पार्ट का क्वेश्चन टफ और किस पार्ट का क्वेश्चन इजी आएगा, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट, होपफुली कि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और इम्प्रूव करोगे। ऑल द बेस्ट।